मोहनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक दीपक और नैना नाम के पति पत्नी रहते थे। दीपक सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। दीपक ऑफिस का काम खत्म करके रोज की तरह ऑफिस से घर वापस आ रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता था, तो उसने सोचा कि घर जाते जाते कुछ सब्जी लेकर चलता हूँ। तो उसे वहाँ खूब सारी ताजी सब्जियां दिखाई दी। उसने उन्हें खरीद लिया और घर आ गया। इसके अलावा और भी कुछ सामान था जो उसे लेना था। उसने वो ले लिया और अपने घर आ गया। सामान लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला। काफी अंधेरा हो चुका था। घर थोड़ा दूर था, तो उसने सोचा कि सीधे सीधे रास्ते से जाऊंगा तो काफी रात हो जाएगी, इसीलिए आज जंगल के रास्ते से जाता हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो जंगल की ओर अपनी गाड़ी को घुमा लेता है। काफी अंधेरा हो चुका था और दीपक तेज गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और दीपक ने झटके से ब्रेक मारते हुए गाड़ी को रोक दिया। दीपक उस औरत को देख रहा था। वो औरत बड़ा सा घूंघट डालकर उसके सामने खड़ी थी और जोर जोर से रो रही थी। दीपक उससे पूछता है, कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन वो दीपक के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी और बस रोए जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा है। दीपक ने सोचा शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसीलिए उसने सोचा कि इस औरत की मुझे मदद करनी चाहिए। फिर दीपक ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो दीपक के साथ उसके घर चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। उसने अपना सिर अभी भी घूंघट से ढक रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। काफी ज्यादा रात हो गई थी। घर पर दीपक की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी, वैसे ही नैना दौड़कर बाहर आ गई। उसने दीपक के साथ उस औरत को देखा तो उसने पूछा, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? दीपक ने सारी कहानी नैना को बताई। नैना की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए आज वो खाना नहीं बना पाई थी। तो दीपक ने उससे कहा, एक काम करो, तुम आराम करो, आज का खाना मैं उसे बनाने के लिए कह देता हूँ, शायद वो बना दे। लेकिन नैना को वो औरत कुछ अजीब सी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, शायद ये कोई चोरनी होगी जो चालाकी से मेरे घर का सामान चुराने आई है। लेकिन नैना ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं इसे खाना बनाने के लिए बोल तो देती हूँ और इसका ध्यान रखूंगी कि कहीं ये कुछ चुरा न ले। फिर नैना ने उस औरत को रसोई घर दिखाया और उसे बोला, देखो मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बना दो प्लीज। इतना बोलकर नैना अपने कमरे में चली गई और वो औरत बिना कुछ बोले ही रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में से बहुत ज्यादा अजीब अजीब आवाजें आने लगी। नैना उस आवाज को सुनकर ये सोचने लगी कि ये कैसी आवाजें हैं। फिर उसने सोचा शायद मौसम खराब है, इस वजह से आ रही होगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। जब नैना 20 मिनट बाद दोबारा रसोई में गई तो उसने देखा वो औरत चुपचाप बैठी ही थी। नैना को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और नैना चिल्लाकर बोली, अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना था तो तुम मुझे बोल देती, तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, जल्दी बनाओ ना, हमें भूख लग रही है। उस औरत ने
कुछ भी जवाब ही नहीं दिया और चुपचाप बस अपना चेहरा ढककर बैठी रही। नैना ने कितनी बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं देख पा रही थी। नैना ने फिर से उससे कहा, चलो अब तुम जल्दी से खाना बना लो, तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए मैंने तुमसे कहा है। देखो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बोल देना। लेकिन फिर भी वो औरत कुछ नहीं बोली। नैना को लगा कि शायद ये अनजान लोगों से डर रही है, इसीलिए शायद बात नहीं कर रही। नैना रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वो फिर से वापस रसोई में आई तो रसोई का दृश्य देखकर नैना बुरी तरह डर गई। उसके पैर वहीं जम गए और उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वो औरत रसोई घर के बीचों बीच बैठकर चूहों को मारकर खा रही थी। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। बाल बहुत बड़े बड़े और सफेद थे। उसके नाखून भी बहुत ज्यादा काले थे। वो चूहों को खाने में इतनी व्यस्त थी कि वो नैना को देख ही नहीं पा रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और अब उसके मुंह से खून टपक रहा था। पूरी रसोई में हर जगह मांस ही मांस बिखरा हुआ था। गंदी दुर्गंध आने लगी थी। नैना उसे देखकर नहीं चिल्लाई, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसे ये पता चल गया कि मैंने उसे देख लिया है तो कहीं वो और ज्यादा खतरनाक रूप ना बना ले। नैना ने धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे में जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर वो गरम कोयला फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे सुनकर सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया। नैना ने उसे आग दिखा दिखा कर अपने घर से बाहर निकाला और उस आग के डर से वो डायन सीधा जंगल की ओर भाग गई और उसके बाद वापस कभी उस गांव में नहीं आई। दीपक को ये नहीं पता था कि जिस औरत की वो मदद करने के लिए उसे अपने घर लाया था, असल में वो एक डायन थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा चैनल नया है, अगर आपको मेरी कहानियां, मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करके सपोर्ट करें। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी। एक खंडर सी बिल्डिंग में एक लड़की ऊपर की तरफ बनी हुई सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही थी। शायद उस बिल्डिंग की सीढ़ियों का अंत नर्क पर जाकर होता था। तभी एक दरवाजे के सामने पहुंचते ही द्वार से एक हाथ बाहर निकलता है और उस लड़की को अंदर की ओर खींच लेता है। तभी एक आवाज गूंजती है, वेलकम टू हेल, और गरिमा की नींद एक भयानक सपने के साथ खुल जाती है। सुबह के 6 बज चुके थे। आज सेंसर बोर्ड की ऑफिस में ज्वाइनिंग का पहला दिन था। गरिमा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। केंद्रीय फिल्म बोर्ड में गरिमा की ज्वाइनिंग का आज पहला दिन था। लिफ्ट में किसी वजह से गड़बड़ थी, जिसके चलते उसे अपने ऑफिस तक, जो कि 6th फ्लोर पर था, पैदल ही चढ़कर जाना था। गरिमा ने अभी 4 फ्लोर ही चढ़े होंगे कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे दीदी कहकर बुला रहा है, मगर जैसे ही गरिमा पलट कर देखती है, पीछे कोई दिखाई नहीं देता और तभी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर से कोई चीज बेहद रफ्तार के साथ, धड़ाम की आवाज के साथ ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिर जाती है। गरिमा सीढ़ियों से नीचे झांकती है, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो इस घटना को सीरियसली नहीं लेती। अभी उसकी बहन प्रिया की मौत हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे।
वो इसे अपने मन का वहम समझकर अनदेखा कर देती है और अपने ऑफिस में चली जाती है। दोपहर का वक्त गरिमा अपने कैबिन में अकेली कुछ फिल्मों की काट छांट का मुआयना कर रही थी कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और कमरे में रखे पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं और कुछ पन्ने कांच की खिड़की पर जाकर चिपक जाते हैं। गरिमा पन्ने इकट्ठा करने के लिए जैसे ही खिड़की के पास जाती है, खिड़की के कांच पर एक जख्मी लड़की तड़पती हुई हाथ मारती है, जिसे देखकर गरिमा बहुत डर जाती है। वो घायल लड़की गरिमा से कुछ कहना चाहती है, मगर गरिमा इतना ज्यादा डरी हुई होती है कि वो चीख पड़ती है। तभी वॉचमैन दरवाजा खोलता है और पूछता है, क्या हुआ मेम साहब, आप ठीक तो है ना? तभी गरिमा कहती है, आई एम ओके, और वॉचमैन वहां से चला जाता है। शाम का वक्त था। आसमान का मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जोरों की बारिश होने वाली थी। जनरल मीटिंग में कुछ फिल्म्स और सीरियल्स के सीन कट करने के बाद कुछ की फाइनल एडिटिंग अभी बाकी थी कि तभी जाने माने प्रोड्यूसर मल्होत्रा क्रिएशंस के असिस्टेंट का फोन आ जाता है। गरिमा फोन उठाती है और वो शख्स बोलता है, मैं मल्होत्रा साहब का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। सर ने पिछले फ्राइडे की पेज 3 की पार्टी में आपका काफी वेट किया, मगर आप आई नहीं। गरिमा ने जवाब दिया, मुझे पार्टीज में जाना पसंद नहीं है। उधर से जवाब आया, मैडम वो मल्होत्रा क्रिएशंस की जो फिल्म है, जरा आराम से एडिट कीजिएगा। अब आप तो अच्छी तरह से जानती है कि मार्केट में जो बिकता है वही हम बनाते हैं। गरिमा कहती है, देखिए मिस्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा और आप ज्यादा चापलूसी बताने की कोशिश मत कीजिए। सामने से जवाब आता है, मैडम इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, कुछ ले देकर एडिटिंग रुकवा दीजिए ना। गरिमा कहती है, आप तो बहुत ही बदतमीज किस्म के इंसान हैं। लगता है मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। और फोन कट हो जाता है। गरिमा कुछ मूवीज की कॉपी कलेक्ट कर रही थी कि उसे हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म की कॉपी मिल जाती है। वो उसे भी अपने पेन ड्राइव में ले लेती है और ऑफिस से घर चली आती है। चलिए तो अब चलते हैं गरिमा के घर। दीवार पर लगी टीवी पर एक फिल्म चल रही है। गरिमा कुर्सी पर बैठी है। सामने टी टेबल पर विस्की का ग्लास अभी भी आधा भरा हुआ था। तभी रसोई से आवाज आती है, मैं जाती है मेम साहब, कल सुबह को आएगी। आप अपना ख्याल रखना, खाना रख दिया है और खाना खा लेना, कल की तरह भूखा मत सो जाना। रजामंदी में गरिमा सिर हिला देती है। आप भी नशीला ताई। ये कहती हुई वो विस्की का एक घूंट पीती है और न जाने कब उसकी आंख लग जाती है। फिर अचानक रूम की लाइट्स बंद चालू होने लगती है। टीवी पर चल रही फिल्म झिलमिलाने लग जाती है। तभी गरिमा की आंख खुलती है। सामने टीवी स्क्रीन पर जो चल रहा था उसे देखकर गरिमा हैरान रह जाती है। एक लड़की सीढ़ियों से सेंसर बोर्ड के 7वें माले के पास खड़ी होकर शराब पी रही है कि अचानक वो लड़की 7वें माले से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर धड़ाम से गिर जाती है। तभी गरिमा के मुंह से एक नाम प्रिया का निकल पड़ता है और गरिमा रोने लग जाती है। स्क्रीन पर दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि गरिमा की छोटी बहन प्रिया थी। दोनों बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था।
चलिए तो प्रिया के बारे में और प्रिया की मौत के बारे में जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। दोनों लखनऊ में पले बड़े, वहीं उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। गरिमा फाइन आर्ट्स से थी। उसकी मुंबई के एक प्रोडक्शन हाउस में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की जॉब लग गई थी और गरिमा अब मुंबई में रहने लगी। प्रिया को एक्टिंग का बहुत शौक था। उसने थिएटर ज्वाइन किया हुआ था। काफी मंजी हुई कलाकार थी वो। गरिमा के प्रोडक्शन हाउस में उन दिनों सीरियल की कास्टिंग चल रही थी। गरिमा ने प्रिया को मुंबई बुलवा लिया। प्रिया ने भी ऑडिशन दे दिया और वो सेलेक्ट हो गई। उन दिनों गिने चुने ही चैनल्स हुआ करते थे। प्रिया काफी टैलेंटेड थी। धीरे धीरे वो दूसरे सीरियल्स में भी आती गई। इसी तरह मेहनत और लगन के दम पर एक दिन वो वक्त भी आ गया जब प्रिया फिल्म में एंट्री कर गई। अब वो एक बड़ी स्टार बन चुकी थी। बड़ी बड़ी पेज 3 की पार्टी में जाना, बड़े बड़े लोगों से मेल जोल बढ़ाना, ये उसका शौक बन गया था। वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ ऐसी उथल पुथल मच रही थी कि जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। प्रिया के स्टारडम की वजह से कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को अपने बेटी बेटियों को लॉन्च करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते प्रिया पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो अब खुद आर्टिस्ट के रोल करे और उसके हाथ से कई बड़े बड़े बैनर की फिल्म्स छीन ली गई। गरिमा इन सब गतिविधियों से भली भांति अवगत थी। बात उन दिनों की है जब एक सेमिनार के लिए गरिमा को लंदन जाना पड़ा और लंदन एक्सप्रेस न्यूज में गरिमा को प्रिया की मौत की खबर छापने को मिलती है, जिसकी हेडलाइंस में लिखा था, मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री प्रिया ने बहुमंजिला इमारत से कूदकर की आत्महत्या। इस खबर को पढ़कर गरिमा शॉक हो जाती है। चलिए तो अब हम हमारी कहानी में आगे बढ़ते हैं। मल्होत्रा क्रिएशंस के ऑफिस का वो रूम जो कास्टिंग काउच के लिए मशहूर था। रात के 12 बज चुके थे। घर से बार बार बीवी का फोन आ रहा था, मगर मल्होत्रा साहब को फोन रिसीव करने का वक्त ही नहीं था। मल्होत्रा साहब फ्लैट में अकेले ही बचे थे। शायद बहुत ज्यादा टेंशन में थे। अगले शुक्रवार उनकी मूवी का प्रीमियर था, जो कि अभी सेंसर बोर्ड में अटकी हुई थी। उनके चहेते नेता पांडे साहब भी अब मंत्री पद पर नहीं रहे थे। वो रहते तो कुछ ले देकर उनकी फिल्म सेंसर की काट छाट से बच पाती, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और खास बात तो ये थी कि इस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था, जिसे एक्टिंग की ABCD भी नहीं आती थी। खैर, मल्होत्रा साहब कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ सोच ही रहे थे कि तभी रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मल्होत्रा शराब के नशे में बिना कुछ देखे ही बोल पड़ता है, डोंट डिस्टर्ब मी, और दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। तभी रूम की लाइट्स अपने आप बंद चालू होने लगती है। मल्होत्रा घबराता है। वो वॉचमैन को आवाज लगाता है, मगर उसकी आवाज वहां सुनने वाला अब कोई था ही नहीं। अचानक मल्होत्रा जैसे ही पलटता है, सामने खून से लथपथ सफेद साड़ी में प्रिया को देखकर डर जाता है। वो प्रिया से कहता है, तुम नहीं, तुम तो मर चुकी थी ना? मगर प्रिया कोई जवाब नहीं देती। वो मल्होत्रा की गर्दन पकड़कर सीलिंग की ऊंचाई तक उठा देती है और सामने दीवार पर लगी टीवी पर पटक देती है, जिससे टीवी की स्क्रीन चकनाचूर हो जाती है और मल्होत्रा का जिस्म लहूलुहान हो जाता है। मल्होत्रा हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है, मगर प्रिया
कुछ नहीं सुनती। इस बार वो उसे खिड़की की तरफ फेंकती है और खिड़की का कांच टूट जाता है, जिससे मल्होत्रा का शरीर सीधा जाकर गार्डन की जमीन पर गिरता है। बिल्डिंग में हड़कंप मच जाता है। पुलिस आती है और जांच पड़ताल करती है। गरिमा सुबह जब न्यूज चैनल्स में मल्होत्रा की मौत की खबर पड़ती है तो वो हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि मल्होत्रा जैसा बदतमीज और खराब प्रोड्यूसर इतनी आसानी से आत्महत्या भी कर सकता है। खैर, दिन गुजरते चले गए। शर्मा फिल्म एंड कंबाइंस की एक फिल्म पर किसी राइटर ने कॉपीराइट एक्ट के तहत केस ठोक रखा था। क्योंकि वो राइटर बहुत बड़ा नहीं था, इसीलिए शर्मा ने पहले उसे ले देकर चुप रहने के लिए कहा। जब बात नहीं बनी तो उसने अपने वकील के माध्यम से उसका केस ही खारिज करवा दिया। अब वो बेधड़क अपनी फिल्म से कमाई कर रहा था। ये बात गरिमा को पता थी, मगर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। उसने फिल्म को रोकने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी बुलाई, मगर किसी ने उसका साथ नहीं दिया और गरिमा अकेली चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ऑफिस का काम खत्म करके शर्मा का फार्म हाउस जाने का प्लान था। वो अकेला ही जुहू से वसई के लिए रवाना हो रहा था। शाम ढल चुकी थी। कार में धीमा धीमा एफएम का साउंड बज रहा था। अंधेरा होने वाला था। तभी सामने से आ रहे ट्रक की लाइट शर्मा की कार पर पड़ती है। सामने वाले मिरर में पिछली सीट पर बैठी खून से लथपथ प्रिया उसे दिखाई देती है। शर्मा डर जाता है। वो कार को और तेज भगाता है। तभी प्रिया पिछली सीट से बाजू वाली अगली सीट पर आ जाती है, जिससे शर्मा पसीना पसीना हो जाता है और हड़बड़ाहट में शर्मा की कार एक डिवाइडर से टकरा जाती है और कार जलकर राख हो जाती है। इधर न्यूज चैनल्स में हादसे में हुए शर्मा फिल्म्स के प्रोड्यूसर की मौत की खबर चलने लगती है। न्यूज देखकर गरिमा को आश्चर्य होता है। वो कहती है, आई कांट बिलीव इट, ये कैसे हो सकता है? इतना बुरा इंसान इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? उसी रात गरिमा गहरी नींद में सो रही थी, मगर आज फिर वो वही सपना देखती है। एक खंडर सी बिल्डिंग में एक लड़की ऊपर की तरफ बनी हुई सीढ़ियों पर चढ़े जा रही थी। शायद उस बिल्डिंग की सीढ़ियों का अंत नरक पर जाकर होता था। तभी एक दरवाजे के सामने पहुंचते ही द्वार से एक हाथ बाहर निकलता है और उस लड़की को अंदर की ओर खींच लेता है। तभी एक आवाज गूंजती है, वेलकम टू हेल। लेकिन आज गरिमा की नींद नहीं खुलती, बल्कि उस हेल वाले फ्लोर पर चल रही बॉलीवुड की आलीशान पार्टी तक पहुंच जाती है, जहां नशे में डूबे फिल्मी सितारे, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पुलिस अधिकारी और कॉरपोरेट जगत की जानी मानी हस्तियां शामिल थी। कई नए तरह के नशे की लॉन्चिंग के लिए टीनेजर्स मॉडल्स को भी इनवाइट किया गया था। इन्हीं पार्टीज के बीच आगे चलते चलते गरिमा को एक ऐसा कमरा भी दिखाई देता है जहां रेड लाइट्स में कुछ जाने माने प्रोड्यूसर्स, मल्होत्रा, शर्मा जैसे कॉरपोरेट जगत की जानी मानी हस्तियों के बीच कुछ जरूरी बात पर बहस चल रही थी और वहां प्रिया भी मौजूद थी। सभी प्रिया को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर प्रिया उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हॉल से लगभग सभी लोग जा चुके थे। मीटिंग रूम से भी एक एक करके लोग निकल रहे थे। प्रिया भी नशे में चूर लड़खड़ाती हुई रूम से बाहर निकल रही थी, मगर लिफ्ट को वापस आने में लेट होने की वजह से वो थोड़ा सीढ़ियों के पास रुक जाती है।
वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ झांकती है और तभी पीछे से एक शख्स प्रिया को सीढ़ियों से सीधा नीचे फेंक देता है और एक भयानक चीख के साथ गरिमा की नींद खुल जाती है। गरिमा पसीना पसीना हो जाती है। इस सपने के बाद गरिमा ये डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन को इंसाफ दिला कर रहेगी। वो उस पार्टी के रियल फुटेज ढूंढने के लिए मीडिया पर जोर बनाती है और अंत में काफी प्रयासों के बाद उसे वो फुटेज मिल जाती है। गरिमा अपनी बहन प्रिया के मर्डर केस को रीओपन करवाती है, मगर कोर्ट में वीडियो फुटेज से कुछ खास साबित नहीं हो पाता और अंत में सभी आरोपी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इस घटना से गरिमा अंदर तक टूट जाती है। एक शाम टेरेस पर बैठी वो कुछ सोच रही थी। अचानक उसकी नजर टीवी पर चल रहे म्यूजिक चैनल के एक एड पर पड़ती है, जिसमें उसे प्रिया का फ्रेंड अमन दिखाई देता है, जिसकी एक बहुत बड़े बजट की फिल्म आने वाली थी। गरिमा को लगता है कि ये लड़का प्रिया के साथ लखनऊ में थिएटर करता था। अचानक इतनी बड़ी फिल्म इसे कैसे मिल गई? वो अमन की फेसबुक प्रोफाइल को चेक करती है, जिसमें उसे प्रिया के साथ उसके फुटेज मिलते हैं। कहीं न कहीं गरिमा को ये शक होने लगता है कि हो ना हो प्रिया की मौत में अमन का ही हाथ है। वो अमन को व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करती है और उसे अपनी ऑफिस में बुलाती है। अमन पहले मिलने में आनाकानी करता है, मगर जब गरिमा उसे ये कहती है कि तुम्हारी फिल्म की रिलीजिंग में कुछ अड़चन है, तब वो गरिमा से मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है। अब चलते हैं गरिमा के ऑफिस में। सामने अमन कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा है। गरिमा एक बार फिर उसे मुबारकबाद देती है और कहती है, इतनी आसानी से तुम्हें इतनी बड़ी फिल्म मिल गई, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल है। आखिर ये कैसे हुआ? मुझे तो जानकर ही आश्चर्य हो रहा है। लेकिन अमन कुछ नहीं बोलता। तुम लखनऊ में प्रिया के साथ ही थिएटर करते थे ना? तुम तो शुरू से ही प्रिया को अच्छे से जानते हो। प्रिया अब इस दुनिया में नहीं है। क्या तुम जानते हो प्रिया की मौत के बारे में? अमन कहता है, मेरा प्रिया से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। गरिमा कहती है, देखो अमन, मुझे पता है उस रात पार्टी में प्रिया के साथ तुम भी थे, जिस रात प्रिया की मौत हुई। हाँ, मैंने कहा मना किया कि मैं नहीं था। मैं उस पार्टी में था, मगर मैं तो बहुत पहले ही चला आया था। गरिमा कहती है, झूठ मत बोलो अमन, तुम पहले नहीं आए थे, तुम्हें रोका गया था। तुम छुपे हुए थे उस रूम में जहां प्रिया ने तुम्हारी प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग करवाई थी। क्या हुआ था उस मीटिंग में? मुझे सच सच बताओ। अमन अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है और अपनी कुर्सी से उठ जाता है और हंसने लगता है और कहता है, क्या कर लोगी तुम? हाँ, प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर मैंने ही मरवाया है प्रिया को। कॉर्पोरेट जगत के लिए उनकी आंखों का कांटा बन गई थी वो। उसके भाव 7वें आसमान पर थे। बहुत सारे लोगों का करियर चौपट कर रखा था तुम्हारी बहन ने। मर गई ना, अब सब शांत हो गया। वैसे क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, क्या बिगाड़ लोगी तुम? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। किसी का भी करियर बनाना बिगाड़ना इनके लिए 2 मिनट का काम है। बहुत छोटे लोग हो तुम। अगर तुम्हें प्रिया को इंसाफ दिलाना है तो तुम्हें भी प्रिया के पास जाना होगा। गरिमा, तुम बहुत कुछ जान चुकी हो जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए था। और इतना कहकर वो जेब में रखी रिवॉल्वर को गरिमा के सिर पर रख देता है। तभी रूम की खिड़कियां एक भयानक झोंके के साथ अपने आप खुल जाती है और सामने दिखती है प्रिया की वो भटकती हुई आत्मा, जो बरसों से अपने गुनहगारों को तलाश रही थी। प्रिया को देखकर अमन बुरी तरह से कांप उठता है। प्रिया अमन की रिवॉल्वर लेकर उसी के सिर पर तान देती है और ट्रिगर दबते ही गोली अमन के भेजे को चीरती हुई
खिड़की से बाहर चली जाती है। इसके बाद धड़ाम से अमन का जिस्म फर्श पर गिर जाता है। लोग आते हैं, पुलिस बुलाई जाती है, जांच पड़ताल होती है और दूसरे दिन अखबार में छपता है, उभरते हुए कलाकार अमन ने खुद को ही मारी गोली। आखिर क्या कारण था कि अमन ने की आत्महत्या? कुछ दिनों तक हर न्यूज चैनल्स की सुर्खियों में अमन की मौत की खबर चलती रहती है और उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। प्रिया ने अपने सभी कातिलों को मार दिया था और अब प्रिया को इंसाफ मिल चुका था और उसके बाद गरिमा को भी कभी वैसे सपने दोबारा नहीं आए। अब गरिमा को भी ये सुकून था कि उसकी बहन को इंसाफ मिल चुका है और उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। मेरा चैनल नया है तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी। कुफरी में स्कीइंग का लुत्फ उठाने और पूरा दिन मौज मस्ती करने के बाद कुमार, कामना, प्रशांत और पायल शाम को शिमला की ओर BMW में जा रहे थे। सर्दियों के दिन, जनवरी का महीना, शाम के 6 बजते ही गहरी रात हो गई थी। गोल घुमावदार रास्तों में अंधकार को चीरती पेड़ों के झुरमुट के बीच कार चलती जा रही थी। सैलानी ही इस समय सड़कों पर कार चलाते नजर आ रहे थे। टूरिस्ट टैक्सियां भी वापस शिमला जा रही थी। कुफरी की ओर इक्का दुक्का कारें ही आ जा रही थी। बातों के बीच चारों शिमला की ओर आगे बढ़ रहे थे। लगभग आधा सफर कट गया था। कार स्टीरियो की तेज आवाज में हंसी ठिठोली करते हुए, सफर का आनंद उठाते हुए समय का पता ही नहीं चल रहा था। झटके मारते हुए कार क्यों चला रहे हो? प्रशांत ने झटकती हुई कार में झूलते हुए कुमार से पूछा। प्रशांत भाई, मैं तो कार ठीक चला रहा हूँ, पता नहीं ये अचानक से झटके क्यों खा रही है? कुमार ने झटके खाती हुई कार को संभालते हुए कहा। कार को थोड़ा साइड करके देख लेते हैं, हो सकता है कि डीजल में कचरा आ गया हो। थोड़ी रेस देकर देखता हूँ, शायद कार रिदम में आ जाए। कुमार ने क्लच दबाते हुए कार का एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कार झटके खाती हुई रुक गई। अब क्या करे? चारों के मुख से एक साथ निकल पड़ा। सभी सोचने लगे कि काली रात के साए में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सोने पे सुहागा तो धुंध ने कर दी थी। धीरे धीरे धुंध बढ़ती जा रही थी। ठंडक भी धीमे धीमे बढ़ रही थी। कार सड़क की एक साइड पर खड़ी थी। इक्का दुक्का कार और टैक्सी आ जा रही थी। प्रशांत, बाहर निकलकर मदद मांगनी पड़ेगी। कार में बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। कार तो हम चारों को चलानी आती है, लेकिन कार के मैकेनिक गिरी में हम चारों फेल हैं। शायद कोई कार या टैक्सी से कुछ मदद मिल जाए। ये कहकर कुमार कार से बाहर निकलता है। एक ठंडे हवा के तेज झोंके ने उसका स्वागत किया। शरीर में झुरझुरी सी फैल गई। प्रशांत भी कार से बाहर निकला। पायल और कामना कार के अंदर बैठे रहे। ठंड बहुत ज्यादा थी। दिल्ली निवासियों कुमार और प्रशांत की झुरझुरी निकल रही थी। दोनों की हालत दयनीय होने लगी थी। थोड़ी देर खड़े रहे तो हमारी कुल्फी बन जाएगी, कुमार ने प्रशांत से कहा। ठीक कह रहे हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? प्रशांत ने जैकेट की टोपी को ठीक करते हुए कहा। लिफ्ट मांगकर शिमला चलते हैं और कार को यहीं छोड़ देते हैं। सुबह शिमला से मैकेनिक ले आएंगे, कुमार ने सलाह दी। ठीक कहते हो। रात का समय था। गाड़ियों की आवाजाही अब तो बिल्कुल बंद हो गई थी। काफी देर बाद एक कार आई। उनको कार के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वैसे भी कार में 5 सवारियां थी, कोई मदद नहीं मिली। 2-3 कारें और आई, लेकिन सभी में पूरी सवारियां थी। कोई लिफ्ट नहीं दे सका। फिर जाकर एक टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने कहा,
जनाब, मारुति, होंडा, टोयोटा, अगर ये सारी कार होती तो फिर भी मैं देख लेता। ये तो BMW है, मेरे बस की बात नहीं है। एक काम कर सकते हो, टैक्सी में एक सीट खाली है। पति पत्नी कुफरी से लौटकर शिमला जा रहे हैं, उनसे पूछ लो। अगर वो हाँ बोलते हैं तो एक को बिठाकर मैं शिमला तक पहुंचा आऊंगा। वहां से मैकेनिक लेकर आ जाना और अपनी कार को ठीक करवा लेना। टैक्सी में बैठे पति पत्नी ने भी इजाजत दे दी। कुमार टैक्सी में बैठकर शिमला की ओर रवाना हो गया। प्रशांत जाकर कार में बैठ गया। प्रशांत, पायल और कामना बातें कर रहे थे और अपना समय व्यतीत कर रहे थे। धुंध अब बढ़ती ही जा रही थी। थोड़ी देर बाद प्रशांत कार से नीचे उतरा। कामना और पायल भी कार में बैठे बैठे बोर हो गई थी। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दोनों बाहर कार से उतरी। कप कपाने वाली ठंड थी। कार में बैठो, बहुत ज्यादा ठंड है, अभी कुल्फी जम जाएगी तुम दोनों की, प्रशांत ने दोनों से कहा। बस 2 मिनट, मौसम का लुत्फ लेने दो ना, फिर कार में बैठते हैं, पायल और कामना ने प्रशांत से कहा। भूतिया माहौल है, कार में बैठ जाओ। प्रशांत की बात सुनकर पायल खिलखिलाकर हंसने लगी। भूतिया माहौल नहीं, मुझे तो फिल्मी माहौल लग रहा है। किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। काली अंधेरी रात और धुंध के साथ सुनसान पहाड़ी सड़क। तीनों हंस पड़े। तीनों अपनी बातों में मस्त थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि कोई उनके पास आया है। एक शख्स जिसने केवल टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी, वो प्रशांत के पास आकर बोला, आपके पास माचिस है क्या? इतना सुनकर तीनों चौंक गए। जहां तीनों ठंड में कांप रहे थे, वहीं पर वो शख्स केवल टी शर्ट और पैंट पहने हुए खड़ा था और उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। प्रशांत ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक गौर से देखा और फिर उससे पूछा, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? उसने प्रशांत के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि बातें करने लगा। आप अभी भूतिया माहौल की बातें कर रहे थे ना? क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी भूत देखा है? नहीं, दिल्ली में रहते हैं, ना तो कभी देखा है और ना ही कभी विश्वास किया है भूतों पर। प्रशांत ने कहकर पूछा, क्या आप विश्वास करते हैं? हम पहाड़ी आदमी हैं। हर पहाड़ी इंसान भूतों को मानता है क्योंकि उनका अस्तित्व होता है। उस शख्स की भूतों की बातें सुनकर कामना और पायल से रहा नहीं गया। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। भाई, कुछ बताइए ना भूतों के बारे में, फिल्मी माहौल हो रखा है, कुछ बातें बताइए ना। उस शख्स ने कहा, देखिए, हम तो मानते हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि शहरों में भूत नजर नहीं आते, हो सकता है कि नजर नहीं आते होंगे, मगर पहाड़ों में तो हम अक्सर देखते रहते हैं। क्या? कहां से आते हैं ये भूत? कैसे होते हैं? कैसे दिखते हैं? प्रशांत ने पूछा। उस शख्स के हाथ में सिगरेट थी। वो सिगरेट को हाथ में घुमाता हुआ बोला, भूत हमारे आपके जैसे ही होते हैं, बस वो रोशनी में नजर नहीं आते। होते कौन है भूत? कैसे बन जाते हैं? पायल ने पूछा। यहाँ पहाड़ी लोगों का मानना है कि जो अकस्मात किसी दुर्घटना में मौत के शिकार हो जाते हैं या फिर जिनका कत्ल कर दिया जाता है, वो भूत बन जाते हैं। उस शख्स ने कहा, क्या? तो वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं क्या? प्रशांत ने पूछा। अच्छे भूत किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, सिगरेट मेरे पास है, आपके पास माचिस है तो दीजिए, मैं सिगरेट सुलगा लेता हूँ, उस शख्स ने कहा। प्रशांत ने लाइटर निकाल कर जलाया। उस शख्स ने सिगरेट सुलगाई, लेकिन जैसे ही लाइटर की रोशनी हुई, उसमें सिर्फ सिगरेट नजर आई और वो शख्स गायब हो गया। लाइटर बंद होते ही वो शख्स
फिर से नजर आ गया। तीनों के मुख से एक साथ निकला, भूत। तीनों, प्रशांत, पायल और कामना का शरीर अकड़ गया और तीनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। अकड़ा हुआ शरीर, खुली आंखें, लगभग मृतदेह के समान तीनों मूर्छित थे। वो शख्स कुछ दूरी पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी वहां पर आर्मी का एक ट्रक गुजरा। उसने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर उसे देखकर समझ गया कि वो कौन है। ट्रक से आर्मी के जवान उतरे और तीनों को ट्रक पर डाला और शिमला के अस्पताल में भर्ती करवाया। कुछ देर बाद कुमार कार मैकेनिक के साथ एक टैक्सी में आया। अकेली कार को देखकर वो परेशान हो गया कि वो तीनों कहाँ गए। वो शख्स जो कुछ दूरी पर था, उसने कुमार को बताया कि ठंड में तीनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। आर्मी के जवान उन्हें अस्पताल ले गए हैं। ये कहकर वो शख्स विपरीत दिशा की ओर चल दिया। मैकेनिक ने कार ठीक की और कुछ देर बाद शिमला की ओर रवाना हो गए। कुमार सीधा अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि तीनों को सदमा लगा है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सदमे से उभरने में समय लगेगा। कुमार को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उन्होंने क्या देख लिया कि इतने सदमे में आ गए। अगली सुबह आर्मी ऑफिसर अस्पताल में तीनों को देखने आया। उसने कुमार से कहा, "एम कर्नल अरोड़ा, मेरी यूनिट ने इन तीनों को अस्पताल में एडमिट करवाया था।" कुमार ने पूछा, "मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक से इन्हें क्या हो गया?" कर्नल अरोड़ा ने कुमार को रात की सारी बात विस्तार से बताई कि वो शख्स भूत था, जिसे देखकर तीनों सदमे में चले गए और बेहोश हो गए। वो भूत कभी किसी का बुरा नहीं करता, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसने तीनों की मदद की, हमारे ट्रक को रोका और कुमार के वापस आने तक भी वो वहीं रुका रहा। शाम तक तीनों को होश आ गया। 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली और सभी दिल्ली वापस चले गए। लेकिन इस सदमे से उभरने में उन्हें लगभग 3 महीने लग गए। आज 7 साल बीत गए उस घटना को। चारों कभी भी घूमने के लिए रात को नहीं निकलते। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही रूटीन है उन चारों का। उस घटना को याद करके आज भी उन चारों की रूह कांप जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल नया है तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी। मेरा नाम शहबाज है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे ही दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का नाम सलीम है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम नफीसा था, उसे बहुत प्यार करता था। दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। उसके बाद सलीम ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए कहा तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, "तू ज्यादा मत बोल वरना तुझे वहीं दफन कर दूंगी।" सलीम एक बार को तो ये सुनकर चौंक गया। फिर उसने सोचा शायद वो मजाक कर रही होगी। फिर सलीम भी उसे मजाक करते हुए बोला, "क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं।" फिर वो बोली, "आज रात देख तेरे साथ क्या होता है।" ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब सलीम मुझसे मिला तो वो अपनी आप बीती मुझे बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात को 2-3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली
और उसके सामने एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी आकर बैठ गया और वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने सलीम के गले को पकड़ लिया। उसकी सांसें रुकने लगी। काफी देर तक वो इसी तरह सलीम के गले को दबाता रहा और फिर अचानक गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन सलीम ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और उसे बोला, कल रात तुम मुझे इतना अजीब सा क्यों बोल रही थी? उसकी मंगेतर ने कहा, क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कल तुम्हें फोन ही नहीं किया था। ये सुनकर सलीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन कट कर दिया। उसी वक्त सलीम ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर सलीम की मंगेतर के घर गए। वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोली, तू फिर आ गया? तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। सलीम बोला, ये क्या बोल रही हो तुम? सलीम आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर सलीम के सिर पर जोरदार दे मारी। उसके सिर से खून बहने लगा। सलीम के ससुर और उसकी मंगेतर के भाइयों ने उसे पकड़कर बिठाया। फिर उन्होंने उसके सिर पर पट्टी बांधी। नफीजा के दादा ने बताया कि नफीजा को जिन का साया लग गया है। इस पर सलीम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधा अस्पताल चले गए और वहां पर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे सलीम का फोन आया कि नफीजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो अस्पताल में भर्ती है। सलीम ने अपनी बाइक निकाली। हम दोनों जल्दी से अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से नफीजा की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। उसे कौन सी बीमारी है ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा, लेकिन वो जिंदगी और मौत के साथ लड़ रही है। और डॉक्टर ने उसके घर वालों को नफीजा को घर ले जाने के लिए कह दिया और उन्होंने कहा कि अब दवाइयों से कुछ नहीं होगा, अब नफीजा शायद ही जिंदा बच पाएगी। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले नफीजा को लेकर घर चले आए। नफीजा ने सलीम को बुलाया और उससे कहा, मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहने लगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उसके बाद नफीजा के दादाजी ने उन दोनों को एक तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए कहा। मैं और मेरा दोस्त नफीजा को लेकर उन बाबा के पास गए। बाबा ने बताया कि नफीजा को एक बहुत बुरे जिन्न ने पकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है और अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर सलीम जोर जोर से रोने लगा। वो बाबा से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि कोई तो रास्ता होगा, ऐसा मत कहिए बाबा, मुझे मेरी नफीजा को बचाना है। तभी बाबा ने कहा, इसका एक इलाज हो सकता है। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहां पर नफीजा का इलाज शायद हो सकता है। बाबा ने यह भी बताया कि इसके साथ केवल एक ही इंसान जाएगा और वो इंसान वो होना चाहिए जिससे नफीजा सबसे ज्यादा प्यार करती है। सलीम ने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा नफीजा के साथ। उसके बाद सलीम ने नफीजा को अपने साथ बाइक पर बिठाया
रात के 3 बजे सलीम और नफीसा दोनों बाइक पर निकल पड़े उस दरगाह के लिए। लेकिन आधे घंटे के बाद किसी का फोन आया कि सलीम और नफीसा दोनों एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि मेरा सबसे करीबी दोस्त अपने प्यार को बचाने के लिए अब खुद भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो कैसी लगी आपको ये सारी कहानियां, और आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा चैनल नया है तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसीलिए प्लीज वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी भूतिया, डरावनी और रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।